गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बॉन्ड रेसियो की ऑनलाइन क्लास में आज फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 8 में आप लोगों को मैं चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ। आज भी हम लोग इसे ही पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ये चैप्टर आप लोगों का काफ़ी लंबा है, तो कल जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं। तो कल मैंने आप लोगों को लेखक के बड़े भाई साहब के बारे में क्या बताया था कि वो अपने छोटे भाई को बहुत सारी नसीहतें देते हैं। किसके ऊपर? उनके अभिमान करने पर। उदाहरण देते हैं किसका? रावण का। उसके अलावा भी वो बहुत सारे लोगों का उदाहरण देकर अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने एक बार कक्षा में प्रथम आने पर तुम इतना अभिमान नहीं करो। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर में आगे क्या है। आज हम लोग पेज नंबर 31 का सेकंड पैरा जो है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट पैरा आप लोगों को मैंने कल पढ़ा दिया था। सेकंड पैरा देखिए क्या है। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। तो इसका परिणाम क्या हुआ? अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। एक उदाहरण शैतान का भी दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था। साहेरूम एक प्राचीन राजा था जो बहुत ही संपन्न था, बहुत रुपये पैसे उसके पास थे। उसे भी एक बार अहंकार हुआ तो उसे भीख मांगना पड़ा और जिसकी वजह से बाद में वो मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। यानी उनके बड़े भाई साहब का मानना है कि प्रेमचंद जो अपनी कक्षा में प्रथम आए हैं वो अपनी मेहनत से नहीं आए हैं। उनका मानना है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। यह एक कहावत है जिसका अर्थ है बिना मेहनत किए कोई मूल्यवान चीज पा लेना। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। तो इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। सफल खिलाड़ी कौन होता है? जिसका कोई निशाना खाली न जाए। अब जो है उनके बड़े भाई साहब अपने ऊपर देखिए क्या कहते हैं। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चलने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? अब अपने बारे में वो बता रहे हैं कि जिस कक्षा में वो अभी पढ़ रहे हैं उसमें किस तरह की मुसीबतों का सामना वो कर रहे हैं। सारे विषयों के बारे में वो अपनी एक तरह से कहेंगे कि भड़ास जो है वो निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने तुम्हें चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान यानी अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें उन बादशाहों के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। और ये आसान काम नहीं है क्योंकि उस समय के बादशाहों के नाम बहुत ही अजीब तरह से रखे जाते थे। हेनरी तो शब्द होता था लेकिन 8 हेनरी थे। कौन सा कांड किस हेनरी ने किया था ये सब याद करना आसान नहीं है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम और कोड़ियों चार्ल्स। यहाँ पे करोड़ों होना चाहिए, करोड़ों
चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, मतलब पता नहीं चलता कि किसने कौन सा काम किया था। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक नाम के पीछे दोयम तेयम चराहम पंचम लगाते चले गए। अब ये उन इतिहास के राजाओं या फिर जो ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ काम किए अपने देश के लिए या समाज के लिए, उन लोगों को यह कह रहे हैं कि उन लोगों को नाम नहीं मिले थे जो उन्होंने अपने नाम के आगे दोयम यानी 2, 3, 4, 5 यानी कि इस तरह के नाम रखते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। कहने का मतलब कि वो लोग अलग अलग नाम रख लेते तो शायद हमें कुछ भी याद करने में आसानी होती, लेकिन प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह के नाम रखकर और एक ही नाम के आगे ये लगाने के बाद हमें इस तरह की पढ़ाई करने में बहुत परेशानी होती है। वो यह चीज़ अपने भाई को यहाँ पर बता रहे हैं। तो आज हम लोग पेज नंबर 31 तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग इससे आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि जहाँ तक मैंने इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया एक बार फिर से आप लोग उसे रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।